नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम्पनीशिया में। तो दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। ये लेक्चर हम कर रहे हैं दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए। ये लेक्चर जीएस के हैं दोस्तों, और इसमें जीएस का लेवल उस लेवल को टच करा गया है जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अब जीएस का लेवल इस हिसाब से रख रहा है कि लूसेंट से आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। क्योंकि पिछली बार वाला अगर आप पेपर देखेंगे तो 20 में से 10 क्वेश्चन भी आपको लूसेंट से नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको ये सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कि आपके 20 में से करीब 15 नंबर तो आई जाए जीएस में। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। औरंगजेब को आज हम पूरा का पूरा पढ़ लेंगे दोस्तों। बात करें जन्म की तो उज्जैन मध्य प्रदेश में होता है 1618 में। मृत्यु की बात करें अहमदनगर महाराष्ट्र 1707 में होती है। और इसी के बाद दोस्तों क्या होता है, जो हमारा मुगल साम्राज्य का पतन होता है इसके बाद शुरू हो जाता है 1707 से। दफनाया इसको कहाँ गया था, तो दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है। 1662 में ये दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। 1663 में ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। और दोस्तों अकबर भी लगाता है इन दोनों चीज़ों पे प्रतिबंध। तो आप डेट अलग अलग ध्यान रखना। और 1664 में पुनः तीर्थकर लगाता है। 1665 में पुरंदर की संधि करता है। तो ये जो 5-6 डेटें हैं ये आपको कति रट लेनी है, ठीक है। बात करें शिवाजी और जयसिंह, ये संधि किसके बीच होती है, तो शिवाजी और जयसिंह के बीच होती है। नवरोज और मुहर्रम त्योहार पे ये क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। नवरोज जो त्योहार है वो पारसी लोग बनाते हैं दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। पत्नी का अगर नाम पूछे तो क्या नाम था, दिलराज बानो बेगम था। और एक बात ध्यान रखेंगे, औरंगजेब की जो उपाधि है वो क्या है, जिंदा पीर। औरंगजेब को क्या कहते हैं, जिंदा पीर भी कहते हैं। इसने क्या कहलाता है, इसने 3 मंदिर नष्ट करे थे 1969 में। 1969 में ये गलत लिख गया है दोस्तों, ये 1669 होगा, 1669। सोमनाथ का जो गुजरात में, काशी विश्वनाथ जो बनारस में, केशव राय जो मथुरा में, ये 3 मंदिर इसने 1669 में नष्ट कर दिए थे। हिंदुओं को त्योहार मनाने से प्रतिबंध इसने कब लगाया था, 1668 में। तंबाकू शराब एवं जुए पर प्रतिबंध इसने लगा दिया था। बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में। दक्षिण भारत अभियान 1682 में इसने करा था। जीवनी का नाम क्या है, आलमगीर नामा। तो दोस्तों औरंगजेब से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब आइए शुरू करते हैं आज की जीएस सीरीज। पुर्तगाल की कंपनी का क्या नाम था, तो जो पुर्तगाली आए थे कब आए थे, 1498 में। तो इन्होंने एक कंपनी लगाई थी, उसका क्या नाम था दोस्तों, एस्तादो दी इंडिया। क्या नाम था, एस्तादो दी इंडिया। तो 1498 में वास्को डी गामा आता है, केरल में आता है। केरल में वहाँ पे राजा होते हैं जमोरिन नाम के, किस नाम के, जमोरिन नाम का वहाँ। और वो क्या करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। और वो 60 यहाँ से मिर्च मसाले ले जाता है यूरोप, और वहाँ पे वो बेचता है तो उसे 60 गुना मुनाफा होता है। कितने गुना मुनाफा होता है, 60 गुना मुनाफा होता है। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड की कंपनी का क्या नाम था दोस्तों, इंग्लैंड की कंपनी का क्या नाम था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब बनती है, ये 1599 में, 1599 में बनती है। कब बनती है, 1599 में। पूरी डेट भी आप याद रख सकते हैं, 24 सितंबर 1599 में। वास्को डिगामा भारत कब आया दूसरी बार, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, वास्को डिगामा भारत कब आया दूसरी बार। पहली बार तो आपको पता है 1498 को आता है, केरल में आता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है दूसरी बार कब आता है, तो 1502 में आता है। और आपको दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये तीसरी बार भी भारत आता है, तीसरी बार भी भारत आता है। और कब आता है, 1524 में आता है। और इसकी मृत्यु हो जाती है यहीं पे। तो पूछा जाता है प्रश्न, वास्को डी गामा की कब्र कहाँ पे है, कहाँ पे उसको दफनाया गया है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पे दफनाया गया है, कोच्चि में, कोच्चि में इसको दफनाया गया है। बात करते हैं दूसरा पुर्तगाली यात्री। दूसरा पुर्तगाली यात्री, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में अलग अलग है। वास्को डी गामा भारत कब आया दूसरी बार, 1502 में। दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था और वो कब आया था, तो वो 1500 में आया था। उसका नाम था दोस्तों, इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, पेट्रोट। क्या नाम था दोस्तों, पेट्रो अल्बरेज।
अल्बरेज, ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आता है ये। कौन सी पॉलिसी लेके आता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में। अगर हम बात करें ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, तो कुछ नहीं थी दोस्तों, ये सिंपल सी एक पॉलिसी थी समुद्र पर नियंत्रण रखने के लिए। जितना भी व्यापार होता था समुद्र के मार्ग से, उस पर ये नियंत्रण रखना चाहते थे, इसलिए कौन सी पॉलिसी लेके आए थे? ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए थे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली के जो वास्तविक संस्थापक थे वे कौन थे? और प्रथम पुर्तगाली वायसराय हमने बता दिया है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वे दूसरे थे। उनका क्या नाम था दोस्तों? उनका नाम था दोस्तों अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, इनका पूरा नाम क्या था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। और एक बात आप ध्यान रख लीजिए पुर्तगालियों से संबंधित, इनकी एक शैली थी बहुत फेमस थी, गोथिक स्थापत्य शैली। इन्होंने एक शुरुआत करी थी गोथिक स्थापत्य शैली की। तो यहाँ पे हमने पुर्तगाल से संबंधित मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं देख लिए दोस्तों एक बात आप और ध्यान रखेंगे, गोवा। तो गोवा क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो गोवा पूछा जाता है प्रश्न क्या कि गोवा को राजधानी किसने बनाया था? गोवा को राजधानी किसने बनाया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो गोवा को राजधानी जो बनाया था वो बनाया था नीनू दी कुन्हा ने। नीनू दी कुन्हा, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। नीनू दी कुन्हा कौन था? ये तीसरा वायसराय था। कौन सा? तीसरा वायसराय था। इसका कार्यकाल जो था 1529 से 1538 तक था। तो इसलिए ये क्या करता है, गोवा को राजधानी बना देता है। और कब बनाता है ये? 1530 में बनाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और पूछा जाता है कि सबसे बाद में भारत से कौन गए थे? तो कौन गए थे? पुर्तगाली ही गए थे 1961 में। और कहाँ से गए थे? गोवा को छोड़कर गए थे 1961 में। तो गोवा से संबंधित ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले इनकी राजधानी क्या थी? तो कोचिन थी। क्या थी? कोचिन थी। और बाद में इन्होंने 1530 में कौन सी राजधानी बना दी? गोवा को बना दी। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम कुछ ब्रिटिश कालीन जो पत्रिकाएं हैं उनको देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं। बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? इन्होंने एक पत्रिका लेके आए सोम प्रकाश, जो किस में थी? बंगाली में थे। बंगाली में होती है। और ये कब लेके आते हैं इसको? तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे 1559 में, जब हमारी 1857 की क्रांति होती है उसके 2 साल बाद। आपको ध्यान रखना है ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक पत्रिका लेके आते हैं सोम प्रकाश, जो बंगाली में होती है 1859 में। इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बात इम्पोर्टेंट है कि इसके विरुद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आते हैं अंग्रेज। कौन सा एक्ट लेके आते हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? तो 1878 में आता है। कौन लेके आता है? लिटिन जो वायसराय होता है वो लेके आता है। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है? तो देसी भाषाओं में जो पत्रिकाएं होती हैं उनको बैन करना था इनका सिंपल सा उद्देश्य, कि आप जो पत्रिकाएं छाप रहे हैं वे अंग्रेजी में छापे, वरना आप ये बंद करें। तो ये एक्ट था। तो सिंपल, तो ये वाला जो एक्ट आया था वो किसके विरुद्ध में आया था? ये इस वाली पत्रिका के विरुद्ध में आया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो इसमें भी सहयोग किसका होता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो होते हैं, इसमें भी इनका सहयोग होता है। तो आपको यहीं से ध्यान रखना है 1856 बाद 1857 की क्रांति आती है और 2 साल के बाद क्या हो जाता है? देखो यहाँ पे, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ये अपनी सोम प्रकाश नाम की एक पत्रिका लेके आते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। उसी के विरोध में 1878 में वर्नाकुलर एक्ट लेके आता है। कौन? लेटन लेके आता है। और इसी एक्ट को खत्म कौन करता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कौन करता है? रिपिन जो वायसराय होता है। रिपिन एक बहुत उदारवादी वायसराय होता है। और दूसरी एक पत्रिका है
मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका। इसके बाद इसके बारे में भी एक खास बात आप ध्यान रखेंगे कि जैसे 1878 में क्या आया था, पर्नाकुलर एक्ट लेके आया था, तो इन्होंने तुरंत 1878 में अपनी जो अमृत बाजार पत्रिका थी वो अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दी थी। तो इस प्रकार से ही प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी पहली पत्रिका थी जो तुरंत 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद तुरंत अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गई थी, तो वो कौन सी, अमृत बाजार पत्रिका थी। और ये दोनों पत्रिकाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल घोष की और स्वतंत्र विद्यासागर की। पत्रिकाओं का मुक्तिदाता किसे कहते हैं दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो मेटकॉफ को कहते हैं। इसकी भी कहानी आप थोड़ी सी पीछे की जान लीजिए। तो 1835 में मेटकॉफ क्या करता है, मेटकॉफ पत्रिकाओं से प्रतिबंध हटा देता है। ये जो प्रतिबंध होते हैं, ये कौन से प्रतिबंध होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1823 में जॉन एडम्स नामक एक व्यक्ति होता है जो कार्यकारी होता है, मतलब इनकी जो वायसराय की कार्यकारी होती है उसमें एक व्यक्ति होता है, वो प्रतिबंध लगाता है किस पे, पत्रिकाओं पे। तो ये ये जो 1823 के प्रतिबंध जितने भी होते हैं, ये 1835 में मेटकॉफ हटा देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, पत्रिकाओं का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं संवाद कौमुदी, राजा राममोहन राय की। ये क्या है, पत्रिका है, 1821 में ये लेके आते हैं। कब लेके आते हैं, 1821 में। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों, तो उदंत मार्तंडे है। कौन सा है, उदंत मार्तंड है। और ये कब आता है, तो 1826 में आता है। ये कहाँ से आता है, तो ये कलकत्ता से आता है, कलकत्ता से आता है, 1826 में आता है। इसको कौन लेके आते हैं, तो जुगल किशोर शुक्ल। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको जीएस का लेवल कैसा लग रहा है यह भी हमें बताएं।